अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत पार्ट 8 व पार्ट 9 का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का अध्ययन पहले ही कर लिए हैं। तो यहाँ पर आज हम पोषण एवं पाचन तंत्र, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरिकल अध्ययन दोनों साथ साथ करेंगे। यहाँ पर मैं थंबनेल के माध्यम से कुछ इमेज बनाया हूँ, ठीक है। उस इमेज को पहले अपलोड किया हूँ और इस इमेज के माध्यम से आप लोगों को मैं जो हमारे आहार नाल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से भागों में डाइजेशन होता है, उन सब का हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर यह कोर्स मूलतः कहना चाहिए 11वीं बायोलॉजी से है, लेकिन कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि पाचन की क्रिया फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। इसके पहले हम लोग आहार नाल के भागों का तो अध्ययन कर लिए हैं, कुछ ऑर्गनों का भी हम लोग याद कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर कहना चाहिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कहना चाहिए पाचन की क्रिया होती है, उसका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं पहला, लार ग्रंथि किसका सेक्रेशन करती है? लार ग्रंथि किसका सेक्रेशन करती है? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? लार रस का। जो लार ग्रंथि होती है, लार रस का क्या करती है? सेक्रेशन करती है। क्लियर? बकल केविटी, मुख गुहा में कहना चाहिए ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? सलेवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि। इनसे स्त्रावित होने वाली जो रस होती है, उस रस को क्या कहा जाता है? लार रस, या फिर इंग्लिश में सलेवा जूस कहा जाता है। क्लियर? ये चारों ऑप्शन में आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये लार रस मतलब सलेवरी ग्लैंड्स से सेक्रेशन होती है। जठर रस मतलब जठर ग्रंथि से सेक्रेशन होती है। जठर ग्रंथि मतलब अमाशय को कहा जाता है। अमाशय मतलब गैस्ट्रिक, जठर, और अमाशय में पाए जाने वाली ग्रंथि को जठर ग्रंथि या इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर? और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस का सेक्रेशन होती है उसको जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस। तीसरा है आंतरी रस। आंत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में पाए जाने वाली ग्रंथि को आंतरिक ग्रंथि कहा जाता है, और आंतरिक ग्रंथि से जो रस का सेक्रेशन होती है उसको आंतरीय रस या फिर इंग्लिश में इंटेस्टाइनल ग्लैंड और इंटेस्टाइनल जूस, इसका अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। यह हो गया लार ग्रंथि किसका सेक्रेशन करती है, तो उत्तर क्या है? लार रस का। अब आप लोग इस इमेज को देखिए, क्योंकि जो लार ग्रंथि होती है उसका यहाँ पर हमको कंप्लीट अध्ययन करना है। क्लियर? ये जो लार ग्रंथि होती है ये कहना चाहिए माउथ या फिर बकल केविटी में पाई जाती है। ये हो गया आपका लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि में कहना चाहिए लार रस का क्या होती है? सेक्रेशन होती है। इसको आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताया था। ये जो सलेवरी ग्लैंड से होती है ये मूलतः कहना चाहिए 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है पेरोटिड ग्लैंड, सेकंड होता है सब मैक्सिलरी जिसको सब मैंडिबुलर भी कहा जाता है, और तीसरा होता है सब लिंगुअल। पेरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, ठीक है। जो कहना चाहिए जो पेरोटिड होती है वो सामान्यतः कहना चाहिए कान के नीचे पाई जाती है। क्लियर? कई बार ये कहा जाता है ये कान के नीचे पाई जाती है। जब इस पर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो मम्स नामक एक वायरस जनित रोग हो जाता है। क्लियर? इनका जो अन्य नाम है इनको मैं पिछले वीडियो में बताया था। जो कहने की सब लिंगुअल होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिविनस डक्ट होता है। और जो कहना चाहिए सब मैक्सिलरी होती है उसको वाटनस डक्ट कहा जाता है। और जो पेरोटिड होता है उनको कहना चाहिए स्टेंसस डक्ट कहा जाता है। क्लियर? और लार रस से कहना चाहिए जो द्रव सेक्रेशन होती है उनको लार रस कहते हैं। क्लियर? इस लार रस में कहना चाहिए मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका 90% लार रस का कहना चाहिए 99% भाग क्या होता है?
वाटर होता है, 1% एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम में आप दो एंजाइम को विशेष रूप से याद रख लेंगे, एक होता है टाइलिन या एमाइलेज, इसका दो नाम होता है, टाइलिन या फिर एमाइलेज, ठीक है। दूसरा होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है लाइसोजाइम। जो टाइलिन या एमाइलेज होता है वो कहना चाहिए स्टार्च का पाचन करता है। पहले पाचन का आप लोग पहले परिभाषा समझिए, पाचन क्या है। भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्लियर। तो भोजन के बड़े अणु क्या है, भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स है। इसमें मुख्य रूप से 3 पदार्थों का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट का बड़ा अणु क्या होता है, स्टार्च, सेल्यूलोस, ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोस, ग्लाइकोजन, ये बड़े अणु है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ये पचने के बाद, डाइजेशन के बाद लास्ट में किस में टूटेंगे, अपने छोटे अणु में टूटेंगे। तो इनके छोटे अणु का नाम क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, गैलेक्टोस। ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, गैलेक्टोस। उसी प्रकार से प्रोटीन, प्रोटीन भी क्या होता है, ये एक बड़ा अणु होता है, ठीक है। ये जब टूटती है तो लास्ट में किस में टूटती है, ये अमीनो एसिड में, लेकिन एक ही बार नहीं टूटती है। प्रोटीन पहले कहना चाहिए पेप्टोन और प्रोटियोसेस में टूटती है, पेप्टोन और प्रोटियोसेस, आगे चलकर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड और लास्ट में अमीनो एसिड में टूटेंगे। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का कहना है कि जो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये एक ही बार ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोस में नहीं टूटते हैं, पहले अपने माध्यमिक पदार्थ में टूटेंगे, मतलब सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस में टूटेंगे। ये माध्यमिक पदार्थ होते हैं, सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस, और लास्ट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, गैलेक्टोस। उसी प्रकार से वसा, लिपिड्स, ये लास्ट में कहना चाहिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स में टूटते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स में टूटते हैं। क्लियर। और भोजन का पाचन कहना चाहिए 3 अंगों में होगा। पहला होता है बकल केविटी, मतलब मुख गुहा। आगे चलकर फेरिंग से ईसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होगा। फेरिंग से ईसोफेगस की सहायता से कहाँ चले जाएंगे, स्टमक में, आमाशय में। तो दूसरा ऑर्गन जहाँ पर पाचन होगा आमाशय रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, डिओडिनम, जो छोटी आंत की पहली भाग होता है। क्लियर। ये छोटी आंत का कहना चाहिए जो फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम, सेकंड जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो मध्य भाग में जनरली तौर पर पाचन का अध्ययन नहीं किया जाता है, यह होता है फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, मतलब डिओडिनम और इलियम में। तो भोजन का पाचन मुख्यतः कहना चाहिए 4 ऑर्गन में या फिर 4 स्थानों पर विशेष रूप से होगा, बकल केविटी, स्टमक, डिओडिनम और इलियम। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इन ऑर्गनों में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम किसका किसका डाइजेशन करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर लार रस के कार्य। लार रस के कार्य, लार रस में कहना चाहिए एंजाइम पाई जाती है, ठीक है। लार रस कहना चाहिए माध्यम को दुर्बल अम्लीय बनाता है, मतलब पीएच लगभग 6.7 होते हैं, 6.7 होते हैं, मतलब दुर्बल अम्ली। जबकि आमाशय में पाचन होगा वो क्या रहेगा, प्रबल अम्ली रहेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, लार रस कहना चाहिए दुर्बल अम्ली रहेगा और आमाशय में जो पाचन होगा प्रबल अम्ली रहेगा, और छोटी आंत में जो पाचन होगा वो क्षारीय रहेगा। छोटी आंत में जो पाचन होगा वो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। क्लियर। इसमें मुख्य रूप से 2 एंजाइम नाम आप लोग याद रख लेंगे, एक होता है टाइलिन या एमाइलेज, एक ही नाम है, टाइलिन या फिर एमाइलेज, ठीक है। दूसरा क्या होता है लाइसोजाइम, दूसरा क्या होता है लाइसोजाइम। क्लियर। ये जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, टाइलिन या एमाइलेज, ये भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे, मतलब स्टार्च का डाइजेशन करेंगे, और इसको एक ही बार ग्लूकोज में अभी नहीं टूटेगा, फ्रुक्टोस में नहीं टूटेगा, ये अपने माध्यमिक पदार्थ कहना चाहिए माल्टोस में टूटती है। क्लियर। आगे चलकर ये माल्टोस लास्ट में कहना चाहिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, गैलेक्टोस में टूटेंगे। और उसके बाद दूसरा होता है लाइसोजाइम।
दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये कहना चाहिए जो भोजन में आए हुए, फूड मटेरियल में आए हुए जो जीवाणु होते हैं उनका कहना चाहिए क्या करते हैं, ये डाइजेशन करते हैं। क्लियर, डाइजेशन या फिर इसको नष्ट कर देते हैं। तो ये कहना चाहिए जीवाणु क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। क्लियर, ये जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं ये कहना चाहिए सलेविवा जूस में तो पाई जाती है। इसको छोड़कर कहना चाहिए जो हमारी आँख होती है, आँख में कहना चाहिए अश्रु बनती है, मतलब आई में लेक्रिमल ग्लैंड से पाई जाती है। आई में लेक्रिमल ग्लैंड से पाई जाती है, अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। अश्रु ग्रंथि से कहना चाहिए आंसुओं का निर्माण होता है। जैसे ही हमारी आई में कोई सूक्ष्मजीवी या फिर बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं तो तुरंत कहना चाहिए अश्रु ग्रंथि से आंसुओं का निर्माण होता है। उस आंसुओं में कहना चाहिए लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाई जाती है जो बैक्टीरिया फिर अन्य सूक्ष्मजीवी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो लार ग्रंथि से किसका सेक्रेशन होती है, तो उत्तर क्या है, लार रस। क्लियर, इसको याद रख लेंगे। सिलेवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है, पेरोटिड होती है, सब मैक्सिलरी होती है और सब लिंगुअल होती है। इनसे जो जूस का सेक्रेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लार रस कहेंगे। ये माध्यम को कहना चाहिए दुर्बल अम्लीय, मतलब 6.7 pH होती है और इसका 99% क्या होता है, वाटर होता है। 1% में एंजाइम पाए जाते हैं। 2 एंजाइम याद रख लेंगे, टाइलिन या एमाइलेज, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का पाचन करेगा और माल्टोस में चेंज करेगा। और जो लाइसोजाइम होती है फूड मटेरियल में आए हुए जो बैक्टीरिया होती है उनको कहना चाहिए मृत कर देती है। क्लियर, आगे क्वेश्चन है अमाशय में HCl का सेक्रेशन कौन से सेल्स द्वारा होता है। अमाशय में कहना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है, HCl पाई जाती है। इस सेल्स का कहना चाहिए सेक्रेशन किसके द्वारा होता है, तो उत्तर क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। इनका उत्तर क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। वैसे अमाशय में कई सेल्स पाई जाती है। क्लियर, इस चित्र को देखते हैं। अमाशय में कहना चाहिए कुछ सेल्स पाई जाती है। पहले याद रख लेते हैं, अमाशय मतलब जठर, अमाशय मतलब जठर, और इसमें पाए जाने वाली ग्रंथि को हम लोग बोलेंगे जठर ग्रंथि, और इसमें जो जूस बनेंगे उसको बोलेंगे जठर रस। इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं अमाशय में पाए जाने वाली सेल्स। इसमें कई प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक कहने चाहिए ऑक्जेंटिक सेल्स है जो कहने चाहिए HCl का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। क्लियर, देखते हैं यहाँ पर इसमें जो सेल्स पाई जाती है, अक्षर छोटी दिख रही है, यहाँ पर है पेप्टिक सेल्स। इसका दूसरा नाम होता है जाइमोजेनिक सेल्स। इसका तीसरा नाम होता है चिप सेल्स। चौथा नाम होता है सेंट्रल सेल्स। ये एक ही सेल्स है जिसका अलग अलग नाम है। आप पेप्टिक सेल से कहिए, जाइमोजेनिक सेल से कहिए, चिप सेल से कहिए या फिर सेंट्रल सेल से कहिए। ये जो सेल्स होते हैं वास्तव में जो पेप्सिनोजेन और जो प्रोरेनिन और जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हैं उनका क्या करते हैं, ये सेक्रेशन करते हैं। क्योंकि ये तीनों एंजाइम कहना चाहिए अमाशय में बनती है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो इन तीनों एंजाइमों का निर्माण कौन से सेल्स से होती है, पेप्टिक सेल्स। ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है लेकिन पेप्टिक सेल्स नहीं दिया रहता, उसमें जाइमोजेनिक सेल्स लिखा रहता है या फिर चिप सेल्स लिखा रहता है। तो आपको याद रखना है पेप्टिक सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स या फिर चिप सेल्स या फिर सेंट्रल सेल्स। यही कहना चाहिए पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। लेकिन ये भी याद रखेंगे ये एंजाइम पहले निष्क्रिय रूप में उत्पत्ति होते हैं, निष्क्रिय रूप में। इनको HCl ही क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। आगे का क्वेश्चन यही मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और सेल्स होता है आर्जेंटाफिन सेल्स। आर्जेंटाफिन सेल्स ये कहने चाहिए वेसोकंस्ट्रिक्टर हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, वेसोकंस्ट्रिक्टर हार्मोन कह सकते हैं या फिर रासायनिक पदार्थ बोल सकते हैं या फिर एंजाइम कर सकते हैं। 2 नाम याद रख लेंगे, एक होता है सीरोटोनिन और एक होता है हिस्टेमिन। सीरोटोनिन और हिस्टेमिन इनको कहना चाहिए ये संकुचन और शिथिलन से रिलेटेड होते हैं, इसी कारण इसको लिखा गया है वेसोकंस्ट्रिक्टर। वेसो मतलब वेसिल,
वाहिका, ये वाहिका को एक संकुचित करते हैं और एक फैलाते हैं। सीरोटोनिन संकुचित करते हैं और हिस्टामिन क्या करते हैं, उसको फैलाने का कार्य करते हैं। तो ये जो अर्जेंटाफिन सेल्स है, ये कहना चाहिए सीरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। क्लियर। हालांकि ये दोनों डाइजेशन से संबंधित नहीं हैं, सीरोटोनिन और हिस्टामिन, लेकिन ये आमाशय में पाए जाने वाली सेल्स है जो सीरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। और इसमें जो चिप सेल्स होते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं, ये कहना चाहिए जो पेप्सिन और रेनिन, जो कहना चाहिए पेप्सिन और रेनिन, हालांकि पहले कहना चाहिए ये दोनों निष्क्रिय रूप में उत्पादित होते हैं। ठीक है जी। पेप्सिन नोजेन और प्रोरेनिन के रूप में उत्पत्ति होते हैं। पेप्सिन रेनिन कहते हैं, लेकिन जो पेप्सिन होती है पेप्सिन नोजेन के रूप में, और जो रेनिन होती है प्रोरेनिन के रूप में उत्पत्ति होती है। बाद में कहना चाहिए HCl इसका क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर प्रश्न है, आमाशय में HCl का सेक्रेशन कौन से सेल्स द्वारा होता है? तो उत्तर क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। उत्तर क्या है यहाँ पर, ऑक्जेंटिक सेल्स। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इसका सेक्रेशन ऑक्जेंटिक सेल्स द्वारा। तो अब इसका हम लोग HCl का 5 कार्य देखेंगे। पांचों कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पांचों कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे पाचन की क्रिया ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर। पहला है सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करना। सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करना, HCl कहना चाहिए भोजन में आए हुए जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, जिनको कहना चाहिए लाइसोजाइम द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है और शरीर के अंदर आ जाते हैं, उनको कहना चाहिए HCl क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सेकंड, नॉन वेज जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे कि जो नॉन वेज होते हैं या मीट होते हैं, उसमें कहना चाहिए बोन भी पाए जाते हैं। ये जो बोन होते हैं उनका डाइजेशन एंजाइमों द्वारा नहीं होता है, उनका HCl द्वारा क्या होता है, गलाने का काम किया जाता है। क्लियर। तीसरा है आमाशय, कहना चाहिए आमाशय में जो भोजन होते हैं उनको ये प्रिजर्वेशन का कार्य करते हैं, संरक्षित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यदि उनका डाइजेशन नहीं होगा तो भी कहना चाहिए कई दिनों तक इसमें सड़ने या फिर गन आने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि जो HCl होती है फ्रीज के समान क्या कार्य करती है, प्रिजर्वेशन का कार्य करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिनोजेन व प्रोरेनिन ये दोनों निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, इन दोनों का ही सेक्रेशन किससे होते हैं, पेप्टिक या जाइमोजेनिक या चिप सेल्स से होते हैं। पेप्सिनोजेन व प्रोरेनिन ये पहले निष्क्रिय रूप में उत्पादित होते हैं, इनको कहना चाहिए HCl क्या कर देती है, सक्रिय कर देती है, और सक्रिय होने के बाद ये दोनों आगे चलकर प्रोटीन का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। क्लियर। यह माध्यम को प्रबल अम्लीय बनाता है, जो लाल रस होते हैं वो दुर्बल अम्लीय, और यहाँ पर HCl क्या बना देती है, इसको प्रबल अम्लीय बना देती है। इसको भी याद रख लेंगे। आगे चलकर इलियम मतलब छोटी आंत में कहना चाहिए, या डियोडिनम या इलियम या फिर छोटी आंत में, वहाँ पर क्षारीय माध्यम में डाइजेशन होती है। क्लियर। आगे चलते हैं, आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो यहाँ पर ऐसे आपको ऑप्शन दिया हूँ कि यहीं पर आपका पूरी तरह से फंडामेंटल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए पहला ये कहना चाहिए बकल केविटी, मुख गुहा में पाए जाने वाली एंजाइम है। मतलब बकल केविटी मतलब मुख गुहा, इसमें कहना चाहिए स्लेवरी ग्लैंड मतलब स्लेवरी जूस, लार ग्रंथि लार रस, इसमें कहना चाहिए एंजाइम पाई जाती है टाइलिन या एमाइलेज, जो कहना चाहिए किसका डाइजेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट का। टाइलिन या एमाइलेज आया तो आप याद रख लेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यहीं पर आपका मैं पूरी तरह से फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ। लाइसोजाइम ये कहना चाहिए जीवाणु को क्या करती है, नष्ट करती है। क्लियर। उसके बाद है अगला, ये कहना चाहिए आमाशय। आमाशय में पाए जाने वाली एंजाइम मुख्य रूप से 3 होती है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज याद रख लेंगे। पेप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन का पाचन करते हैं।
पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन का पाचन करते हैं आमाशय में, लेकिन ये पहले निष्क्रिय रूप में उत्पादित होते हैं। पेप्सिन पेप्सिनोजेन के रूप में, रेनिन प्रोरेनिन के रूप में, और HCl इसको सक्रिय करके पेप्सिन और रेनिन बना देती है। क्लियर। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक मतलब जठर मतलब आमाशय, ठीक है। और लाइपेज, लाइपेज मतलब वसा का पाचन। लाइपेज शब्द आया मतलब एंजाइम है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कहना चाहिए वसा का पाचन करने वाली है लाइपेज। और एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज, यहाँ पर पेनक्रिएटिक लाइपेज, यहाँ पर इंटेस्टाइनल लाइपेज, तीनों में लाइपेज आ रहा है। तो इसका अर्थ यह है, लाइपेज मतलब वसा का पाचन, गैस्ट्रिक लाइपेज आया मतलब आमाशय का लाइपेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज मतलब पेनक्रियास में पाए जाने वाली लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज मतलब छोटी आंत में पाए जाने वाली लाइपेज। क्लियर। और यहाँ पर देखिए पेनक्रिएटिक एमाइलेज, और एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो यहाँ पर भी कहना चाहिए एमाइलेज मिलेगा और यहाँ पर भी एमाइलेज मिलेगा, ठीक है। ये आगे चलकर कहना चाहिए इलियम में भी मिल सकता है। क्लियर। तो एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यदि इसमें पेनक्रियास जुड़ गया है तो कहना चाहिए पेनक्रियास में पाए जाने वाले एमाइलेज। क्लियर। ये हो गया आपका डिओडिनम में, ठीक है। डिओडिनम में कहना चाहिए मुख्य रूप से 4 एंजाइम, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन ये दोनों किसका डाइजेशन करते हैं? प्रोटीन का करते हैं। एमाइलेज पेनक्रिएटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और पेनक्रिएटिक लाइपेज वसा का। और ये जो लास्ट 2 है ये कहना चाहिए इलियम में होती है, छोटी आंत का तीसरे पार्ट में। तो यहाँ पर इरेप्सिन, इरेप्सिन मतलब है प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन को कंप्लीट अमीनो एसिड में डाइजेशन करेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज मतलब वसा का डाइजेशन। न्यूक्लियोटाइडेस मतलब भोजन में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं, इनका ये डाइजेशन करती है, और इनको कहना चाहिए फास्फेट और राइबोज शर्करा, और इनको कहना चाहिए नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमिन यूरासिल, मतलब नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, और शुगर में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। और लास्ट में है सुक्रेज माल्टेस लेक्टेस। सुक्रेज मतलब सुक्रोज का पाचन करेगा, और माल्टेस मतलब माल्टोस का पाचन करेगा, और लेक्टेस मतलब लेक्टोस का पाचन करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्लियर। तो इसको यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका आमाशय, ठीक है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर रस पाई जाती है। इंग्लिश में याद रख लेंगे इसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस। क्लियर। तो यहाँ पर है इसमें मुख्य रूप से देखिए पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन आप लोग को बताया हूँ मैं, ये जो पेप्सिन है पहले कहना चाहिए पेप्सिनोजेन के रूप में उत्पत्ति होती है, पेप्सिनोजेन, और ये HCl इसको क्या कर देती है? सक्रिय कर देती है। क्लियर। उसी प्रकार से ये जो रेनिन है ये कहना चाहिए प्रोरेनिन के रूप में उत्पत्ति होती है, और HCl उसको सक्रिय कर देती है, और क्या बन जाती है? रेनिन सक्रिय हो जाती है। क्लियर। और आगे चलकर कहना चाहिए जो पेप्सिन और रेनिन है, ये कहना चाहिए देखिए पेप्सिन, और ये देखिए रेनिन। ये कहना चाहिए जो पेप्सिन होती है ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है, और इसको पेप्टोन और प्रोटियोसेस में तोड़ देती है। और ये जो रेनिन होते हैं ये दूध में पाए जाने वाले केसिन, ये भी प्रोटीन है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसिन कहा जाता है, और उसको पैरा केसिन में चेंज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जो पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं, पहले निष्क्रिय उत्पत्ति होती है, इसको भी याद रख लेंगे। पेप्सिन पहले पेप्सिनोजेन के रूप में उत्पत्ति होती है, रेनिन
प्रोरेनिन के रूप में उत्पत्ति होती है और दोनों को सक्रिय कौन करते हैं, HCl करते हैं। और दोनों ही आगे चलकर कहना चाहिए प्रोटीन का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। रेनिन दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन, इसको पैरा केसिन में, और जो पेप्सिन होते हैं वो कहना चाहिए प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोसेस में तोड़ते हैं। क्लियर। उसके बाद तीसरे एंजाइम का नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तीसरा एंजाइम का नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये लाइपेज मतलब वसा का पाचन, लाइपेज मतलब वसा का पाचन। तो ये भोजन में कहना चाहिए जो लिपिड्स होती है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। लेकिन कई वैज्ञानिकों का ये मानना है जो गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं उनका कार्य अज्ञात होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि वसा का पाचन करते हैं और बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 5% क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। आगे चलकर कहना चाहिए जो बाइल जूस होते हैं जो लीवर से बनती है ये इमल्सिफाइड करते हैं, जिससे आगे चलकर इनका क्या हो जाता है, डाइजेशन की क्रिया संभव हो पाती है। क्लियर। उसके बाद है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसका अर्थ क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस का? इसका अर्थ ये है कि जो लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, लैक्टोस मतलब दूध में पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो कहना चाहिए मानव को छोड़कर जो अन्य मैमल्स होते हैं अपनी बढ़ती उम्र के साथ दूध का सेवन नहीं करते हैं। तो मानव भी कहना चाहिए अधिकांश मानव दूध का सेवन नहीं करते हैं बाद में। तो जो कहना चाहिए लैक्टोज का पाचन करने वाली जो एंजाइम होती है मतलब लैक्टेस, लैक्टेस नामक एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है, जिसके कारण कहना चाहिए यदि हम लोग बाद में दूध का सेवन करते हैं तो उसमें लैक्टोज होती है। तो उस लैक्टोज का पाचन कौन करेगा, क्योंकि लैक्टेस नामक एंजाइम तो नहीं बनती है। तो वहाँ पर कहना चाहिए कुछ जीवाणु होती है, ये जीवाणु उस लैक्टोज का क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है। और फर्मेंटेशन के बाद में गैस व कहना चाहिए अम्ल बनती है। इन्हीं को कहना चाहिए क्या कहा गया है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिए पूरी तरह से, यहाँ पर ये कहना चाहिए बकल केविटी मतलब सलेवरी ग्लैंड्स में पाए जाने वाली एंजाइम है टाइलिन या एमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ये जीवाणु को नष्ट करेगा। ये कहना चाहिए अमाशय में पाए जाने वाली एंजाइम है, ये प्रोटीन का पाचन, ये भी प्रोटीन का पाचन। और ये कहना चाहिए वसा का पाचन, ये कहना चाहिए डिओडिनम। ठीक है, लेकिन डिओडिनम तो है, लेकिन ये सब एंजाइम कहाँ से आते हैं, पेनक्रियास से आते हैं। क्योंकि जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, पेनक्रियास होते हैं। पेनक्रियास में कहना चाहिए पेनक्रिएटिक जूस बनती है, उस जूस में ये चारों एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब पेनक्रिएटिक लाइपेज वसा का पाचन, पेनक्रिएटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये दोनों कहना चाहिए प्रोटीन का पाचन करेगा। उसके बाद ये जो दो लाइन है ये कहना चाहिए इलियम में होती है। इरेप्सिन मतलब प्रोटीन का पाचन, इंटेस्टाइनल लाइपेज, लाइपेज मतलब वसा का पाचन, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होती है, न्यूक्लियोसाइड्स होती है, उनका पाचन, सुक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस ये सुक्रोज का पाचन, ये माल्टोस का पाचन और ये लैक्टोस का पाचन। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। अग्नाशय कहना चाहिए जो डिओडिनम होती है उनके जस्ट लेफ्ट साइड में एक आर्गन होती है जिसको हम लोग मेक्सोक्राइन ग्लैंड से कहते हैं। मेक्सोक्राइन ग्लैंड से इस कारण कहते हैं क्योंकि उसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों बनते हैं। अग्नाशय के अंदर में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है जिसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स पाई जाती है। वहाँ से कहना चाहिए इंसुलिन नामक हार्मोन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। तो अग्नाशय भी एक बहुत महत्वपूर्ण आर्गन होती है। और इनमें कहना चाहिए अग्नाशयी रस पेनक्रिएटिक जूस बनती है। ये पेनक्रिएटिक जूस किस में आती है, डिओडिनम में आती है। और इसमें मुख्य रूप से कहना चाहिए 4 एंजाइम पाए जाते हैं। आप चारों एंजाइम का नाम याद कीजिए। पहला है पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पी मतलब पेनक्रिएटिक, एमाइलेज मतलब टाइलिन या एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन,
पेनक्रिएटिक लाइपेज, लाइपेज मतलब वसा का पाचन। उसके बाद है ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ये दोनों कहना चाहिए प्रोटीन का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। लेकिन जो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये भी पहले निष्क्रिय उत्पत्ति होते हैं। जिस प्रकार से अमाशा में कहना चाहिए पेप्सिन और रेनिन निष्क्रिय उत्पत्ति होते हैं, बाद में HCl से सक्रिय होते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों भी पहले निष्क्रिय उत्पत्ति होते हैं, फिर बाद में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्लियर। तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये है डिओडिनम मतलब छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट, ये है पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। इसमें कहना चाहिए एक अग्नाशयी रस है और इसी रस में कहना चाहिए ये सब एंजाइम पाए जाएंगे। तो पहला देखते हैं, ये हो गया आपका ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन किस रूप में उत्पत्ति होती है, ट्रिप्सिनोजेन, किस रूप में उत्पत्ति होती है, ट्रिप्सिनोजेन। ये निष्क्रिय रहेगा, लेकिन ये कहना चाहिए एंटीरोपेप्टाइडेस, एंटीरोपेप्टाइडेस की सहायता से क्या होती है, ये सक्रिय होती है। और ये ट्रिप्सिन सक्रिय होने के बाद किसका डाइजेशन करेगा, ये पेप्टोन और प्रोटियोसेस, मतलब ये प्रोटीन है। अमाशय में जो प्रोटीन है डाइजेशन होने के बाद किस में टूट गए हैं, पेप्टोन और प्रोटियोसेस में। तो ये ट्रिप्सिन इसको किस में बदल देगा, पेप्टाइड में। उसी प्रकार से कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन पहले किस रूप में उत्पत्ति होती है, कीमोट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन। इनको कहना चाहिए ट्रिप्सिन क्या करती है, सक्रिय करती है, और ये कीमोट्रिप्सिन सक्रिय हो गया। और ये कीमोट्रिप्सिन आगे चलकर पेप्टोन और प्रोटियोसेस का डाइजेशन करेगा और पेप्टाइड में तोड़ देगा। क्लियर। मतलब जो ट्रिप्सिन है और कीमोट्रिप्सिन है दोनों का एक ही कार्य है। ये देखिए, ये हो गया आपका ट्रिप्सिन और ये हो गया आपका कीमोट्रिप्सिन। ये दोनों कहना चाहिए हालांकि पहले निष्क्रिय है, तो किनकी सहायता से सक्रिय होती है उसको याद रख लीजिए। ट्रिप्सिन किनकी सहायता से सक्रिय होती है, एंटीरोपेप्टाइडेस, और कीमोट्रिप्सिन किनकी सहायता से सक्रिय होती है, ट्रिप्सिन की सहायता से। लेकिन दोनों एक ही का पाचन करता है, प्रोटीन का। ये जो कहना चाहिए पेप्टोन और प्रोटियोसेस, ये पेप्टोन और प्रोटियोसेस ये दोनों किस में तोड़ देते हैं इसको, पेप्टाइड में। पेप्टाइड आगे चलकर पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड और लास्ट में अमीनो एसिड में टूटते हैं। क्लियर। आगे है उसके बाद पेनक्रिएटिक लाइपेज और पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज और पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो पेनक्रिएटिक लाइपेज मतलब वसा का पाचन, ये लिख दिए हैं इमल्सिफाइड फैट्स, क्योंकि इधर से कहना चाहिए लेफ्ट साइड में जो लीवर होती है, लीवर में बाइल जूस बनती है, ठीक है। पित्त नलिका की सहायता से पित्त रस आती है, उस रस में हालांकि कोई एंजाइम नहीं होते हैं, पाचन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से सहायता करते हैं। मतलब उसमें जो बाइल जूस होती है बैक्टीरिया को नष्ट करती है और वो वसा का इमल्सिफाइड कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लिख दी इमल्सिफाइड फैट्स। और ये कहना चाहिए पेनक्रिएटिक लाइपेज उनको फैटी एसिड, FA मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड इसमें तोड़ देते हैं, ठीक है जी। ये जो पेनक्रिएटिक लाइपेज है ये इनको फैटी एसिड और ग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, ठीक है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देते हैं। और ये जो पेनक्रिएटिक एमाइलेज होते हैं ये स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं और उसको माल्टोस में क्या कर देते हैं, ये तोड़ देते हैं। क्लियर। तो अग्नाशय में पाए जाने वाली एंजाइम का नाम बताइए। तो आप इस चारों एंजाइम को याद रख लीजिए, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन को, ठीक है। और ये जो पहले वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ये वसा का डाइजेशन और ये दोनों प्रोटीन का डाइजेशन। क्लियर। तो ये हो गया आपका अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम और उनका कार्य। क्लियर। और ये हो गया आपका अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम उसका कार्य, ठीक है जी। पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन पहले निष्क्रिय उत्पत्ति होते हैं, HCl की सहायता से सक्रिय होते हैं और यहाँ पर कहना चाहिए माध्यम क्या रहेगा, प्रबल अम्लीय रहेगा। क्लियर। ये कहने चाहिए अमाशय में पाए जाने वाले जो सेल्स है,
ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल से कहना चाहिए HCl का सेक्रेशन करेगा। इसमें जो कहना चाहिए पेप्टिक सेल्स है, जाइमोजेनिक सेल्स है, चिप सेल्स है, ये कहना चाहिए जो पेप्सिनोजेन है, प्रोरेनिन है, इनका कहना चाहिए सेक्रेशन करते हैं। और ये जो आर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं वो सीरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। क्लियर। ये जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि में कहना चाहिए 99% वाटर होते हैं और यहाँ पर दुर्बल अम्ली मतलब 6.7 pH आसपास होते हैं। इसमें दो एंजाइम याद रख लेंगे, एक होता है टाइलिन या एमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्लियर। इसमें कहना चाहिए बकल केविटी मुख गुहा में जो स्लेवरी ग्लैंड से पाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पेरोटिड जो कान के नीचे पाई जाती है, सेकंड होता है सब मैक्सिलरी और तीसरा होता है सब लिंगुअल। ठीक है। और इनके जूस को कहा जाता है लार रस। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलियम। इसके बाद देखते हैं इलियम। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। क्लियर। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, इलियम में होता है। अब देखिए भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ हुआ, बकल केविटी में। क्लियर। वहाँ पर 2 एंजाइम। भोजन फेरिंग से ईसोफेगस की सहायता से कहाँ पहुँचती है, आमाशय में। आमाशय में कहना चाहिए 3 एंजाइम पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। याद रख लेंगे आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, एक बार पूछा गया था, क्योंकि वहाँ पर पेप्सिन रेनिन प्रोटीन का पाचन करेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करेंगे, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय के बाद भोजन डिओडिनम में पहुँचती है। तो डिओडिनम में कहना चाहिए इधर से पेनक्रिएटिक जूस आते हैं लेफ्ट साइड से, और राइट ओर से कहना चाहिए बाइल जूस आते हैं, लेकिन बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं। और पेनक्रिएटिक जूस में कहना चाहिए 4 एंजाइम होते हैं, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन पहले निष्क्रिय होते हैं और बाद में सक्रिय होते हैं, और दोनों मिलकर कहना चाहिए प्रोटीन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। क्लियर। अब कहना चाहिए भोजन जो होते हैं पचते पचते डिओडिनम से जेजनम से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, इलियम में पहुँचती है। तो जैसे ही इलियम में पहुँचती है तो भोजन का कंप्लीट पाचन इलियम में ही होगा, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है। इसमें पाए जाने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं, आंतरी ग्रंथि। इंग्लिश में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसका इंग्लिश में एक अलग नाम होता है, उसको भी याद रख लेंगे, क्रिप्टस ऑफ लिवरकून। क्रिप्टस ऑफ लिवरकून या आंतरिक ग्रंथि या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इनसे स्त्रावित होने वाले जूस को क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस मतलब आंतरीय रस। और इंग्लिश में एक और शब्द दिया जाता है सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस, ऐसा लग रहा है सुनेंगे तो क्या है ये। ठीक है। तो आंतरी ग्रंथि, आंतरी रस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और इंटेस्टाइनल जूस, लेकिन इंग्लिश में एक अलग नाम है, क्रिप्टस ऑफ लिवरकून और सकस इंटेरिकस। क्लियर। तीनों में आप फंडामेंटल क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पर माध्यम क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। माध्यम क्या रहेगा, यहाँ पर क्षारीय रहेगा। बकल केविटी में दुर्बल अम्लीय, आमाशय में प्रबल अम्लीय, और यहाँ पर माध्यम क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। अब यहाँ पर एंजाइम देखते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो स्टार्च रहेगा उसको डाइजेशन किस में कर देगा, माल्टोस और आइसोमाल्टोस। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अब किस में टूट गया है, सुक्रोस, माल्टोस, लेक्टोस। सुक्रोस, माल्टोस, लेक्टोस, और इसको डाइजेशन करने वाले एंजाइम है सुक्रेस, माल्टेस, लेक्टेस। सुक्रेस, माल्टेस, लेक्टेस। सुक्रेस कहना चाहिए सुक्रोस को ग्लूकोस और फ्रुक्टोस में तोड़ेगा। जो माल्टेस होते हैं माल्टोस को ग्लूकोस और ग्लूकोस मतलब 2 ग्लूकोस में तोड़ेगा। और जो लेक्टेस होते हैं ये लेक्टोस को, जो दूध में पाए जाने वाले लेक्टोस है, इनको ग्लूकोज और गैलेक्टोस में तोड़ते हैं। क्लियर। इसको आप लोग थोड़ा सा याद करके रखेंगे, सुक्रेस, माल्टेस, लेक्टेस। ठीक है। सुक्रोस ग्लूकोज और फ्रुक्टोस में टूटेगा, माल्टोस ग्लूकोज और ग्लूकोस में टूटेगा,
लैक्टोस, ग्लूकोज और गैलेक्टोस में टूटेगा। क्लियर। उसके बाद आंतरी लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। लाइपेज मतलब अभी भी मान लो कोई वसा है जिसको शेष वसा कहेंगे, तो इस वसा को कहना चाहिए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड वगैरह में क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट तोड़ देंगे। क्लियर। इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड सब पाए जाते हैं, इनको डाइजेशन करने वाले एंजाइम को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइडेस। न्यूक्लियोटाइडेस, ये जो न्यूक्लियोटाइडेस होते हैं, जो भोजन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको नाइट्रोजन बेस मतलब एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और फास्फोरिक एसिड और शुगर इसमें तोड़ देते हैं। क्लियर। यहीं पर कहना चाहिए एक इरेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है, यहीं पर एक इरेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो प्रोटीन को डाइजेशन करेगा, और कहना चाहिए लास्ट किस में टूट जाती है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन कंप्लीट पाचन, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पाचन, वसा का कंप्लीट पाचन। ठीक है, पहले बकल कैविटी में, फिर स्टमक में, फिर डिओडिनम में, फिर इलियम में। इलियम में कहना चाहिए भोजन का कंप्लीट पाचन होती है, और पचने के बाद ये भोज्य पदार्थ आहार नाल की दीवार द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, और अवशोषित होने के बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से सर्कुलेशन करते करते कहाँ पहुँच जाती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाती है, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम लोग फिर दूसरे तंत्र की सहायता से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहना चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में सर्कुलेशन करते करते ये भी वही पहुंच जाती है, मतलब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाती है, और ग्लूकोज का वहां पर ये ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, और श्वसन की क्रिया होती है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का पाचन की क्रिया, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पाचन की क्रिया बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि इसमें कहना चाहिए पाचन का शाब्दिक अर्थ होता है भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, केवल 3 पदार्थों का क्या होता है, पाचन होता है। विटामिन और मिनरल्स का पाचन नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पर लगभग कहना चाहिए पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गया। यह है कहना चाहिए लार ग्रंथि। ठीक है जी, लार ग्रंथि में आप लोग देख लेंगे बकल कैविटी में पाई जाती है लार ग्रंथि, लार रस। यहाँ पर कहना चाहिए मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम होती है, टाइलिन या एमाइलेज। ठीक है, ये लाइसोजाइम। यहाँ पर माध्यम क्या होती है, दुर्बल क्षारी होती है। 3 प्रकार के कहना चाहिए स्लेवरी ग्लैंड से पाए जाते हैं। ये लाइसोजाइम आई में भी पाए जाते हैं, लेक्रिमल ग्लैंड्स में जो आंसुओं में कहना चाहिए पाई जाती है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद कहना चाहिए ये आमाशय है। आमाशय में कहना चाहिए पेप्टिक सेल्स है, जाइमोजेनिक सेल्स है, सीप सेल्स है, सेंट्रल सेल्स है। ये कहना चाहिए पेप्सिनोजेन रेनिन का सेक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सेक्रेशन करती है। आर्जेंटाफिन ये कहना चाहिए सीरोटोनिन, हिस्टामिन का सेक्रेशन करती है। ये जो HCl है उनका सेक्रेशन ऑक्जेंटिक सेल्स से होता है। इनका कहना चाहिए जो कार्य है उसको आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। उसके बाद है आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम। तो आमाशय में मुख्य रूप से 3 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं। क्लियर। ये जो पेप्सिन होते हैं और रेनिन होते हैं पहले निष्क्रिय होते हैं, HCl की सहायता से सक्रिय हो जाते हैं। फिर दोनों कहना चाहिए प्रोटीन का ही पाचन करते हैं। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं ये कहना चाहिए वसा का पाचन करते हैं। क्लियर। आगे चलकर कहना चाहिए अग्नाशय। अग्नाशय में पाए जाने वाले रस, अग्नाशयी रस, इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। लाइपेज होते हैं, ये वसा का डाइजेशन करते हैं। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। क्लियर। ये दोनों पहले निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, ये पहले वाले इनकी सहायता से सक्रिय होते हैं और सेकंड वाले इसकी सहायता से सक्रिय होते हैं। और दोनों कहना चाहिए प्रोटीन जो पेप्टोन और प्रोटियोसेस का डाइजेशन करते हैं और पेप्टाइड्स में टेंड करते हैं। क्लियर। ये लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन। क्लियर। उसके बाद है इलियम में होने वाले पाचन। यहाँ पर आंतरी ग्रंथि, आंतरी रस, आंतरी ग्रंथि को क्रिप्टास ऑफ लिवर कुन कहते हैं और रस को सकस एंटेरिकस कहते हैं।
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सुक्रेस माल्टेस लेक्टेस मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सुक्रोस माल्टोस लेक्टोस का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स का पाचन, एक होता है इरेप्सिन, ये कहना चाहिए प्रोटीन का पाचन। इस प्रकार से कहना चाहिए डाइजेशन की क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जो पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कहना चाहिए छोटी आंत की दीवार द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो डाइजेशन है ये कंप्लीट होती है। और इसके बाद कहना चाहिए जो आगे का जो हिस्टोलॉजी है, अन्य आर्गन है, उनका अध्ययन हम लोग जस्ट बाद या फिर अगले दिन अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।